नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ पोर्टफोलियो की समीक्षा करना भी जरूरी है। कई बार बाजार में उतार चढ़ाव के चलते इक्विटी डेट का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी एसेट एलोकेशन को ठीक करने के लिए पोर्टफोलियो रिव्यू और फिर रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ जाती है। पर क्या है इसका सही समय और क्या है इसका सही तरीका, इसी पर रहने वाली है आज की खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। ये साल का वो समय आ जाता है, ऑलमोस्ट ईयर एंड, जब हर कोई अपने पोर्टफोलियो को टटोलता है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हिट्स थे, क्या मिसेस थे और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। हेमंत जी, पोर्टफोलियो रिव्यू करने का ईयर एंड सही टाइम रहता है, क्यों करना ज़रूरी है इसे? जी स्वाति, सबसे पहले तो आई थिंक बिल्कुल सही है कि क्यों करना जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मेरे हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इन्वेस्टमेंट के समय पे डिसीजन लेते हैं। काफी बार हमने क्या देखा है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी जागरूक होते हैं, हम काफी सोच विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्लान करते हैं, एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं और फिर मॉनिटरिंग को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मॉनिटरिंग का इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक जो है हिस्सा वो है आपकी जो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करना। ये रीबैलेंसिंग कुछ कारणों से हो सकती है कि आपने जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन बनाई उसमें मार्केट में जो भी रिएक्शन हुआ, चाहे मार्केट ऊपर गया नीचे गया, आपका जो एलोकेशन बदला वो आपको कंपेल कर सकता है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन को चेंज करें। आपकी जरूरत बदल सकती है, आपका टाइम होराइजन बदल सकता है। और ईयर एंड पे जो आपने कहा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको रेगुलरली करना तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं करना है इसको। ऐसा नहीं कि आप हर 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। आप साल में एक बार क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि जिस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन चाहते हैं, उसी तरीके से जो आपकी पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग है और जिसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, उसमें भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो अगर आप ये मन बनाते हैं कि आप हर साल में एक बार करेंगे, तो पहली बात तो ये कि आपके प्रोसेस में डिसिप्लिन आएगा। दूसरा, क्योंकि आप एक साल का समय दे रहे हैं, स्पेशली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में, चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो, टैक्स एफिशिएंसी का बहुत फर्क पड़ता है। एक साल के बाद आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है एक डिसिप्लिन होना, और इसीलिए शायद साल में एक बार करना और साल के अंत में करना इसलिए जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके आता है। बिल्कुल। तो एक पूरे इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में डिसिप्लिन लाने के लिए ज़रूरी है कि आपने पोर्टफोलियो को देखें, समझे, उसकी समीक्षा करें और फिर रीबैलेंस करें। ये तो आजकल का बाजार भी ऐसा पिछले कुछ समय से चल रहा है। विश्वजीत जी, जब लोगों के शायद एसेट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए होंगे, यूजुअली जब इक्विटी और डेट का कंपोनेंट या जो एलोकेशन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो आइडियल रीबैलेंसिंग का तरीका क्या रहना चाहिए किसी के लिए इस टाइम पे? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैंने देखा है बहुत सारे निवेशक अपनी एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं, या कोई एक अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या उनका एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं करते हैं। और किसी भी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो के लिए 91% इंपॉर्टेंट है कि राइट एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो अगर जैसा भी हेमंत जी बता रहे थे, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम निवेश करते हैं तब तो हम बड़े इन्फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन उसको रिव्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हर साल में, जैसा भी हेमंत जी ने भी बताया, कि एक बार अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करना चाहिए। अब क्या होता है, जब मार्केट चढ़ जाती है, जब हाई पे है, बुल, जैसे कि लास्ट 2 साल में हमने देखा, अगर आपका एलोकेशन मान लीजिए 60-40 है, 60% इक्विटी है, 40% डेट है, और ये 60 कहीं बढ़ के 70 हो जाता है, तो लोगों को एक लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है कि या तो अच्छा चल रहा है, क्यों यहाँ से कटना है, क्यों कम करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जब 70 हो जाता है, तो वो 10% जो आपका ग्रो हुआ है उसको आप वापस डेट में ले आइए कहीं, क्योंकि डेट का एलोकेशन थोड़ा कम हो गया होगा अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें। वहीं अगर मार्केट में गिरावट आती है, 60 रुपए का मान लीजिए 50 हो जाता है, तो आपको डेट से 10 रुपए लेकर इक्विटी में डालना चाहिए। तो इसके बहुत लाभ हैं, क्योंकि मैंने एक रिसर्च देखी स्वाति जी, अगर लॉन्ग टर्म में आप पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते रहते हैं समय समय पर, तो आपके जो रिटर्न्स हैं और उस पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में जिसमें रिबैलेंसिंग नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स बनते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक रिस्क कंट्रोल मेजर है। कहीं कहीं ना कहीं जब इक्विटी में मार्केट में मान लीजिए आपका 60 रुपए 70 रुपए हो गया और एक पीक पे चला गया,
तो वहां पे आपका एक रिस्क भी बन जाता है कि कल मार्केट में गिरावट आई, जैसे कि हमने आखिरी के पिछले महीने में देखा भी, तो वहीं पर एक रिस्क बन जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक रिस्क कम, रिटर्न्स कम हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है एसेट एलोकेशन में ही हो, इक्विटी और डेट में भी हो, विद इन इक्विटीज में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी रीबैलेंसिंग होना आवश्यक है। क्योंकि लास्ट एक साल में देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो वो काफी बढ़ गया है। तो इंपॉर्टेंट है वहां से थोड़ा सा छटाई करके आप लार्ज कैप या किसी ऐसे एसेट क्लास में चले जाएं जो थोड़ा सेफ हो। तो जैसे एक बाग होता है स्वाति जी, वहां पे भी थोड़ी छटाई करनी आवश्यक होती है। उससे क्या होता है, अच्छी ग्रोथ आती है और पोर्टफोलियो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और कई बार लोगों की आदत हो जाती है, निवेशकों की आदत हो जाती है हेमंत जी, कि हल्का बाजार में कुछ उठापटक हुई नहीं कि पोर्टफोलियो को छांटने लग जाते हैं और लगता है कि अब ये निकालें या ये ऐड करें, बार बार उसको रिबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एसेट एलोकेशन बदलने की कोशिश करते हैं। किन कंडीशंस में जरूरी है ही नहीं कि आप रिबैलेंस करें, बस शांति से बैठ जाए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होने दें? आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वाति। देखिए, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने बहुत सोच समझ के, जैसे हमने पहले भी बात की, अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया है, आपने गोल बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है आपका, आपने गोल्स को डिफाइन किया है, आपने टाइम होराइजन सेट किया है, आपने देखा है कितना पैसा आपको चाहिए और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर मान लीजिए, अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, या आपको कोई बड़ी एसेट खरीदनी, जैसे घर खरीदना है आपको, या फिर आपकी जो रिटायरमेंट के जो कॉर्पस जो आप जनरेट करना चाहते हो, ये जो स्पेशली दो, बच्चों की एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट जो है, वो अमूमन जो है बहुत लंबे अरसे के गोल होते हैं और इनमें आपको एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो अगर आपने ये सोच समझ के इन्फ्लेशन को कंसिडर करके अपना इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरी बात, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कमिटेड हैं कि हम डिसिप्लिन तरीके से तो इन्वेस्ट करेंगे ही, और हम हर साल अपनी इनकम के हिसाब से वो उसको स्टेप अप भी करते जाएंगे, ये अगर आपका प्रोसेस है, तो मुझे नहीं लगता कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके पोर्टफोलियो में फर्क नहीं पड़ता। और हम ये ना भूलें कि हम जो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही होता है कि हम नहीं चाहते कि पूरा पैसा हम एक जगह कमिट करें, या हमारे पास उतना पैसा होता नहीं, तो वहां पे आपको रीबैलेंसिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और स्पेशली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसेट एलोकेशन के रीबैलेंसिंग की, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज एन इन्वेस्टर हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो 90% आपके रिटर्न आते हैं वो आपके एसेट एलोकेशन से आते हैं। और हमने जो बात की थी वो डिसिप्लिन तरीके से एक साल में करने की, उसका कारण यही था कि जो शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा कुछ होता है जिससे आपको डर लगता है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए, अगर आप ये डिसिप्लिन रखते हैं तो फिर आप ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि अगर आप विद इन इक्विटी भी अगर आपने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, आपने ऐसा नहीं किया है कि आपने पिछले 2-3 साल को देख के अपना पैसा जो है बहुत ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर थीमेटिक में आपने नहीं लगाया, आप बेसिकली ब्रेड एंड बटर जो आपका पोर्टफोलियो का है वो अगर डाइवर्सिफाइड फंड है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। ये बात सही है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से चिंता होगी, लेकिन ध्यान रखिए, फोकस करिए अपने लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर और अपने प्रोसेस के ऊपर। तो आई थिंक ऐसे निवेशक अगर आप हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी वॉलेटिलिटी मार्केट में हो, क्योंकि आपके पास समय है लंबा, आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं। तो ये रही चर्चा और बातचीत की कैसे पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना है, कब नहीं करना है और कैसे करना है। हम कुछ कॉलर से भी आज बात करने वाले हैं और जानते हैं कि उनके क्या सवाल है हमारे एक्सपर्ट से। और पहले कॉलर हमारे साथ दुबई से मोहम्मद शमसुद्दोहा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के हमारे शो में। आप हमारे एक्सपर्ट से अपने निवेश से जुड़ा हुआ सवाल जानना चाह रहे थे, आपने हमें कांटेक्ट किया। थोड़ा डिटेल्स बताइए, कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या टारगेट है आपका अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर? नमस्कार मैम। मैं एक्चुअल में मैंने 4 पोर्टफोलियो ओपन करे हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड में। और मैं इसमें टोटल 50,000 मैं पर मंथ देता हूँ, जिसमें 25 निफ्टी 500 मोमेंटम 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 10,000 एंड निफ्टी 200 वैल्यू 30 में 5,000 ईच मंथ। प्लस मैंने इसके साथ साथ बजाज अलायंस का रिटायरमेंट प्लान भी रखा है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, जिसमें 10,000 ईच पर मंथ मैं डिपॉजिट करता हूँ एज अ सिप।
अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये नेक्स्ट 10 ईयर में जो हमारे फोलियोज हैं म्यूचुअल फंड के, इट कैन रीच अप टू 2 to 3 करोड़ और अप टू 5 करोड़? ओके, मैं जान सकती हूँ अगले 10 साल में ऐसा कौन सा आपका लाइफ में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो आने वाला है जिसके लिए आप ये रकम इकट्ठा करना चाहते हैं? स्पेशली मैम बच्चों की पढ़ाई के लिए। दैट्स इट। ओके, बच्चों की पढ़ाई के लिए टारगेट है, रिटायरमेंट है जी, रिटायरमेंट है ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ सरवाइव कर सकूं। ठीक है, बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपकी मदद करने के लिए। हेमंत जी, इनका पोर्टफोलियो प्लीज जरा रीड कीजिए। फंड्स इन्होंने रखे हैं, 2 तो इंडेक्स फंड ही है इनके, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, पैसिव और एक्टिव फंड्स, इसका मिक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगर 10 साल के बाद इन्हें 2 से 5 करोड़ चाहिए भी, मौजूदा इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है उसके लिए? देखिए स्वाति, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक, पहला इन्होंने कहा कि इनका जो लक्ष्य है पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन के ऊपर आएंगे। तो इन्होंने जैसा कहा कि 10 साल के बाद इनका टाइम होराइजन जो है वो 10 साल का है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका जो लक्ष्य है वो करीब 2 से 3 करोड़ का है। तो अगर मैं इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं देखूं 50,000 रुपीज की SIP है इनकी, अगर ये कंटिन्यू करते हैं 10 साल तक तो करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो कॉर्पस बनाना चाहते हैं, जितना वो बना सकते हैं, उसमें काफी बड़ा गैप है। अगर मैं, जैसे उन्होंने बात की 2 से 5 करोड़ की, अगर मैं 3 करोड़ भी लेके चलूं तो उनको, इनके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे। या तो उनको अपनी SIP को 75,000 से बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं एक साथ, तो फिर हर साल उनको कम से कम 20 या 22% से अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं ये बता रहा हूँ इतना इशू यहाँ पे क्यों है इनके लिए, क्योंकि आपका जो समय है वो 10 साल है। आपको लग रहा है कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो करीब 5 साल का होगा। इसीलिए शायद आपको जो SIP अमाउंट है वो कहीं ज्यादा होने की जरूरत है। तो आप टारगेट को फिर से रिविजिट कीजिए और देखिए दोनों ऑप्शन में से क्या कर सकते हैं आप। क्या एक साथ बढ़ा सकते हैं SIP, या फिर आप हर साल उसको स्टेप अप कर सकते हैं। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने कहा स्वाति, के एक मिक्स है इंडेक्स फंड का और जो एक्टिवली मैनेज फंड है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 2 फंड्स है इनके पास, एक मोमेंटम फंड है, एक वैल्यू जो फंड है। ये दोनों जो है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली इनको हम स्मार्ट बीटा फंड्स बोलते हैं। बहुत अच्छी फिलॉसफी है, अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बट मुझे लगता है ये उन निवेशकों के लिए है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि जैसे अगर मोमेंटम की बात करूं, जब मार्केट में गिरावट आई तो हमने देखा कि ऐसे जो फंड्स हैं वो काफी इंपैक्ट होते हैं। तो एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना किस फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में जाऊं, कब वहां उसको रोकूं और कब वहां से पैसा अपना मूव करूं। तो मेरा ये मानना है कि जो निपॉन का इनका जो फंड है मोमेंटम का, उसमें उसकी बदले में अगर आप निपॉन मल्टी कैप लें जो तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देगा, वो अच्छा रहेगा। और ICICI का जो वैल्यू जो फंड है उनका, जो स्मार्ट बीटा फंड, वहां पे आप ICICI लार्ज एंड मिड कैप देखिए। बाकी जो 3 फंड्स हैं दे आर फाइन, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमेशा कोशिश कीजिए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कभी कभी कुछ हम ऐसी स्ट्रेटेजीज में जाना चाहते हैं जहां पे उस समय पे वो अच्छा रिटर्न कर रहा है, बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर उसको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है 2 बदलाव करिए और अपना SIP का पैसा बढ़ाइए अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए सलाह हेमंत जी की तरफ से। होपफुली आप जो भी सलाह उन्होंने दिया है इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज हम कुछ अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्या है उनके अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवाल। और ऐसे ही दर्शक एक और हमारे साथ हैं पुणे से रविंद्र महाजन, उनसे करते हैं बात। रविंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। सर, थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताइए। आपने सवाल हमसे पूछा था, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ आपकी प्लानिंग है, थोड़ा डिटेल में सर और बताएंगे अब तक कितना निवेश किया और आगे क्या चाह रहे हैं? यस मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ और प्राइवेट जॉब किया हुआ, इसलिए पेंशन नहीं है।
लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैं 20 साल से करते आ रहा ओके था, सर। तो आज के तारीख में मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 60 लाख का है, जो अलग अलग फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। लगभग 15 से 20 फंड्स है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आप इस तरह सलाह दीजिए कि जो मल्टीपल मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अलग अलग फंड्स में, वो मैं कम फंड्स में करूँ और एटलीस्ट मेरे को HWP से मैं 50,000 रुपए महीने पर मंथ तक के निकाल सका हूँ, जिससे मेरी कैपिटल भी सुरक्षित रहे या बढ़ती रहे और मुझे मतलब डेली खर्च के लिए, मंथली खर्च एक्सपेंस के लिए एक 40 से 50,000 रुपए मिलते रहे। बिल्कुल, तो ये बहुत क्लियर कट सवाल है रविंद्र जी की तरफ से। विश्वजीत जी, आप प्लीज इनका पोर्टफोलियो रीड करेंगे और सर जरा बताइए इनके पोर्टफोलियो में फंड्स तो बहुत सारे हैं, ढेरों फंड्स हैं, लेकिन इनके टारगेट के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि जब आप अपने गोल के करीब पहुंचते हैं, जैसे रिटायरमेंट हुआ है या बच्चों की पढ़ाई का गोल हुआ, तो कोशिश करना चाहिए कि इक्विटी कम से कम एक्सपोजर हो, ताकि आपको लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। तो रविंद्र जी ने भी अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में बना रखा है, हालांकि इनका बैलेंस पोर्टफोलियो है, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्होंने 15 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो रविंद्र जी, आप वहां पर 30 लाख रुपए तक जा सकते हैं, क्योंकि लिमिट उसकी 30 लाख है। 15 लाख पहले थी, अब बजट के बाद 30 लाख रुपए हो गए, तो बिल्कुल गारंटीड रिटर्न है 8.2% की, आप वो बढ़ा सकते हैं एक्सपोजर। लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की बात करें, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि आपने 15 से 20 फंड्स रखे हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा है, और एक ही कैटेगरी में 4-4 या 3-3 फंड्स हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट किया जा सकता है, और लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो को आप कोशिश करें कि आप हाइब्रिड कैटेगरी में ही निवेशित रहें। जैसे कि आपने एक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है, जो कि काफी अच्छा फंड है और उसमें काफी अच्छा एक्सपोजर भी है आपका, तो उसमें बिल्कुल बने रहें। और एक कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, जिसमें कि ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर UTI का मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। तो आपको एक थोड़ा कम रिस्क लेकर एक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और जो 20 फंड आपने रखे हैं, उसको कंसोलिडेट करना आवश्यक था, पहला स्टेप तो यही है। बट आगे चल के कोशिश करें मिड कैप स्मॉल कैप में कम से कम एक्सपोजर हो, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी में ही रहे, तो आपका रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। जो 20 फंड्स हैं, उसमें से जो मैंने 6-7 फंड्स का चुनाव किया है, वो ये है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि आपने किया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल का डिविडेंड यील्ड फंड, मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, HDFC मिड कैप टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड और ICICI प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये 6-7 फंड्स में आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें तो निवेशित रखें। बाकी जो पैसा है, जो बाकी फंड्स में है, वहां से निकलकर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में चले जाएं, या फिर लार्ज कैप फंड्स में अपना एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हो जाएगा और रिस्क भी कम रहेगा। जहां तक कि आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है हर महीने, तो वो उसके हिसाब से महाजन साहब, थोड़ा सा अभी पैसा कम है, अगर हम ज्यादा निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल भी कम हो सकता है। तो 60 लाख रुपए है, तो मेरी सलाह से आप करीब 6% का SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, जहां पे आपको 30,000 रुपए आपको मिल जाएंगे हर महीने प्रति माह। तो इतना ही आप निकालें, क्योंकि अगर 12% का रिटर्न आता भी है, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहे, और ये जो इन्फ्लेशन नाम का जो दिमक है, ये आपके पोर्टफोलियो को ना खाए। तो महंगाई है, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहे और हर महीने आपको ऐसे पैसा मिलता रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम विड्रॉ करें, अभी 30,000 रुपए तक ही विड्रॉ करें। 10,000 रुपए आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में मिल ही रहे हैं, तो 40,000 तक यहाँ पे विड्रॉ करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो में कॉर्पस कम हो सकता है। तो अभी के लिए यह सलाह है, कोशिश करें जैसा हाइब्रिड फंड कैटेगरी में है उतना ही उसको इंक्रीज करें, बाकी ये स्मॉल कैप मिड कैप से धीरे धीरे निकल जाए। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं आपके पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट विश्वजीत जी की तरफ से। इन पर थोड़ा सा गौर कीजिए और अपने रिटायरमेंट जर्नी को और भी आसान और स्मूथ बनाइए। बहुत शुभकामनाएं आपको सर। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ इस वक्त हैं चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण चौबे जी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के हमारे खास कार्यक्रम में। आपने अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हमें भेजा, सर बताएंगे जरा कुछ डिटेल्स और इसके बारे में? मैडम, मैं करीब 5 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ। मेरा
स्मॉल कैप फंड में है, इनोवेशन फंड है आईसीआईसी का, और अपॉर्चुनिटी फंड। हेलो, ओके, जी जी सुन रहे हैं आप, बताइए पूरा पोर्टफोलियो बताइए अपना। मैडम अपॉर्चुनिटी फंड में मेरा 5,000 है आईसीआईसी में, और आईसीआईसी इनोवेशन में 5,000 है, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मेरा 5,000 है, और मल्टी एसेट आईसीआईसी में मेरा 2,000 है। ऐसे करके मैं 17,000 अपना एसआईपी कर रहा हूँ मैडम पर मंथ। और मुझे 10 या 12 साल के बाद मुझे करीब 40-50 लाख समथिंग मुझे चाहिए, तो उसके लिए मेरा फंड सही है या कुछ और चेंजेस करना है? 10 साल के बाद 50 लाख किस टारगेट के लिए सर? सर मैडम बच्ची हमारे 2 हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए और उनका मैरिज के लिए। ठीक है, ओके, पढ़ाई लिखाई शादी के लिए 10 साल के बाद 50 लाख का टारगेट, फिलहाल 17,000 के एसआईपी है। हेमंत सर जरा एक बार इनके पोर्टफोलियो को आप देखेंगे, जरा रीड कीजिए। पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलरेडी 4,22,000 तक की तो है इनकी। 10 साल के बाद इनका 50 लाख का टारगेट भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, टारगेट भी है। थोड़ा अमाउंट भी शायद इनको देखना पड़े कि कितनी ज़रूरत पड़ सकती है 10 साल के बाद, कितनी वैल्यू रहेगी 50 लाख की। सर थोड़ा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल, आई थिंक आप टारगेट कैसे सेट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंपॉर्टेंट गोल हो, स्पेशली ऐसे गोल जो ओवर द लॉन्गर टर्म जिनमें बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो हमेशा इन्फ्लेशन का आप ध्यान रखिए। तो ऑब्वियसली एक वो एस्पेक्ट है जो इनको देखना है। इनकी जो एसआईपी है अभी वो 17,000 की है, और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, यानी जितना कॉर्पस उन्होंने अभी तक एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है, वो करीब 4,22,000 है। टाइम होराइजन इनका 10 साल है। तो अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को, जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो और जो 17,000 की एसआईपी है, अगर वो उसको कंटिन्यू करेंगे तो करीब 51 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो मुझे लगता नहीं कि उनको अपने टारगेट पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको वहां से मिल सके। इनके पोर्टफोलियो में अच्छी बात यह है कि चलिए वो इक्विटी में फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है पोर्टफोलियो टाइम होराइजन के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक तो 4 फंड है, 4 में से 3 फंड एक ही फंड हाउस के हैं, आईसीआईसीआई के। देखिए आपका फंड हाउस कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी कंफर्टेबल हो उस ब्रांड से या उस म्यूचुअल फंड से, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, इतने सारे अच्छे फंड मैनेजर हैं जो डिफरेंट फिलॉसफी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा ये मानना है उसमें कुछ बदलाव करें। दूसरी बात, इनके पास एक इनोवेशन फंड है, अगेन थीमेटिक फंड। मुझे लगता है कि आम निवेशक के लिए शुरुआत में, स्पेशली जब आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो थीमेटिक फंड है कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये बात सही है, कुछ फेजेस में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं वहां से, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने थोड़ा मुश्किल है। कुछ बदलाव इनको बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई में जो इनका मल्टी एसेट फंड है वो रखें, बाकी 2 फंड्स हैं उनकी बजाय एक आप मल्टी कैप फंड रखें, कोटक मल्टी कैप फंड, और एक लार्ज एंड मिड कैप जो हो सकता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। एक स्मॉल कैप फंड होना जरूरी है इतने लंबे समय के लिए, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप से बेहतर ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो कंसीडर करें, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करें, और जहां तक मैंने कहा कि अगर आप ये डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका गोल जो है वो डेफिनेटली पूरा होगा 10 साल में। बिल्कुल, तो कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ फंड्स जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इस पर सलाह दी है हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी ने आपके लिए, तो ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम गोल्स के लिए जो आपने सेट किए हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और साथ ही धन्यवाद मैं दोनों एक्सपर्ट्स का भी करना चाहूँगी, हेमंत जी और विश्वजीत जी, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रीबैलेंसिंग के रूल हमने समझे और दर्शकों से भी आज बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।